नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल चुनाव का जो बड़ा दांव है उसे देखते हुए बेहद अहम है। कांग्रेस ने वोटिंग करा ली है और बताया जा रहा है कि 6 तारीख को राहुल गांधी की रैली में इसका ऐलान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुख्यमंत्री ईमानदार हो ताकि ईमानदारी नीचे तक जाए और ऐसा न हो कि जो दूसरों के इशारे पर नाचे। वो दावा करते हैं कि डाकू, लुटेरे, माफिया उनके खिलाफ हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू साहब, आज अपने अमृतसर ईस्ट हलके में, यानी कि आप खुद अपने लिए ही प्रचार कर रहे हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है आपका अपना अमृतसर ईस्ट का, ये पिछली बार से कितना अलग है या कितना मुश्किल हो सकता है? चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे, जिन सबका राजनीति धंधा है, वो अपना धंधा बचाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें ये पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। इसलिए ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे 25 साल से पंजाब को लूटते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, पर्चे डलवाते रहे हैं और पंजाब का जो खजाना है उसे खोरा लगाते रहे हैं। इसीलिए ये जो भय है, ये जो डर इन्हें सताता है और ये जो मजीठिया है ना, ध्यान भटकाने के लिए इसे भेजा गया है, मुद्दों से परे करने के लिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति की ही ऐसे कि जब इलेक्शन आता है एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, कोई एजेंडा ना हो। देखिए, पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। द सॉल्यूशन लाइज इन किलिंग द माफिया पॉलिटिकली, गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ द माफिया, और वो स्टेट के रिसोर्स। और आपको सीधा संसद लिए चल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी वहां पर बोल रहे हैं। आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे?
अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। Thank you, sir. Sir, I endorse with the feeling of Mr. Owaisi. Incident took place at the UP port convoy of Owaisi. It is highly condemnable. तो आप सुन रहे थे, लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। कल उनकी गाड़ी पर गोली चली थी, 4 गोलियां चली हैं उनकी गाड़ी पर। उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ करिए। स्पीकर को उन्होंने कहा हर प्रकार की रिपोर्ट आपके पास है, किस तरह से 3 जगहों पर उनके बारे में बात की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जेड कैटेगरी सिक्योरिटी जो उनको दिए जाने की बात की गई है वो उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। ये भी कहा कि गोलियों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बैलेट से देगी, वोट से देगी। और ये उन्होंने लोकसभा में अपना बयान रखा है। तो पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल लगातार चल रहा है। इस पर बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू से।
मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू साहब आज अपने अमृतसर ईस्ट हलके में यानी कि अब खुद अपने लिए ही प्रचार कर रहे हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है आपका अपना अमृतसर ईस्ट का, ये पिछली बार से कितना अलग है या कितना मुश्किल हो सकता है? चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे, जिन सबका राजनीति धंधा है, वो अपना धंधा बचाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें ये पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। इसलिए ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे 25 साल से पंजाब को लूटते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, पर्चे डलवाते रहे हैं और पंजाब का जो खजाना है उसे खोरा लगाते रहे हैं। इसीलिए ये जो भय है, ये जो डर इन्हें सताता है और ये जो मजीठिया है ना, ध्यान भटकाने के लिए इसे भेजा गया है, मुद्दों से परे करने के लिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति की ही ऐसे है कि जब इलेक्शन आता है एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, कोई एजेंडा ना हो। देखिए, पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। द सॉल्यूशन लाइज इन किलिंग द माफिया पॉलिटिकली, गेटिंग दैट मनी आउट ऑफ द माफिया और वो स्टेट के रिसोर्सेज में डाल के, सेंटर की स्कीम्स में डाल के उसे डबल करके लोगों का वेलफेयर कर सके। आज आम गरीब आदमी इतना गरीब हो चुका है, इतना पछड़ चुका है, ये 100 परिवार जो 25 साल से राज कर रहे हैं कि वो 55,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस इस कर्जे को उतारने के लिए दे रहा है। ये जो इसके खिलाफ एनडीपीएस हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। ये ईडी के साथ एसटीएफ, पुलिस रिपोर्ट्स, भोला 6 करोड़ मामला जो ड्रग का था, उसमें एक डीएसपी ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। यही करवाता था। मतलब कोई आदमी इतना लालची हो सकता है, इस स्तर पे गिर सकता है कि एक पीढ़ी को तबाह कर दे। वी आर नॉट फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली पीढ़ी के लिए ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोस्त। इसलिए ये रेत माफिया भी है, ये भू माफिया भी है, ये शराब माफिया भी, दिस ही इज ऑल इन वन माफिया। और इसीलिए इसको भेजा गया कि हराम के जितने पैसे, ये लड़ाई हराम और ईमान की है। जो पंजाब को बेच के, पंजाब को गिरवी रख के जो पैसा कमाया है, उस पैसे से सिद्धू को, लेकिन पैसे से कोई हारता थोड़ा ना। ये ईमान और हराम की लड़ाई है, समझे नहीं? इसीलिए पंजाब के लोग ये नहीं चाहते कि यहां शहरों में बदमाशी आए, फरौती आए। ये फोन करेगा, लोगों का बिजनेस छीनेगा। संदीप ट्रांसपोर्ट, मैं नाम ले रहा हूं, माधो के ट्रांसपोर्ट, ढाबे, किरपाने लगा लगा के इन्होंने बिजनेस छीने। यहां एक बंदे के घर में गया, उसको कहने लगा, पाऊ तेरा बिजनेस बड़ा तगड़ा चल रहा है, हुण चेक लोन दा मैनू देना पैना। ये ऐसे चोर लोग हैं, मैं इसको गंदा अंडा बुलाता हूं। एक टोकरी में जहां रख दो सारी खराब करेगा। इसने अकाली दल को खाली दल बना दिया है। खाली दल हो गया अकाली दल। 55 सीटें लेने वाला, 40 सीटें लेने वाला आज 14 सीटों पे खड़ा है। इनने जीजू साला, यहां नारा चलता है, कोठे से तोता बैठ नहीं देना, जीजा साला रहना। समझा नहीं? इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया अकाली दल को। इन्होंने एक पवित्र जमात को, ये जमात थी, इन्होंने इस पवित्र जमात को जायदाद बना दिया। और आप देखिए अकाली दल के कौन कौन से बड़े जो प्रधान हुए। मास्टर तारा सिंह 150 रुपए तनख्वाह लेते थे, उसमें से 100 रुपए स्कूल में जमा करा देते थे। फिरुमान साहब, भूख हड़ताल की, एंड में डेथ हुई। गुर्दड़ी वाले बाबा जी, मैंने जब घर खाली किया था, उनकी प्रेरणा से किया था। उन्होंने कहा, जी आप घर खाली करना पड़ेगा आपका। 15 सेकंड में पोटली बांधी, उनको पोटली वाले बाबा जी कहने लाया, भाई घर खाली है। ये मतलब उन सारे प्रधानों की अगर संपत्ति देखेंगे तो आधा % भी नहीं होगी इस सुखे गप्पी से। पंजाब के दुखों पे सुख विलास बनाने वाला है, 2 बसों से 6000 बसें बनाने वाला है। इनके लिए राजनीति एक धंधा है, पैसे कमाने का साधन। ठीक है, मैं थोड़े बड़े सवाल पे आता हूँ। क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? देखिए, आपका काम, आपका किरदार, आपकी नैतिकता, आपकी 17 साल की हिस्ट्री, ये लोग बताएंगे कि वो किस रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हैं। खुद कहना, जैसे ये मजीठिया है, अपने मुंह से शादी मुबारक करना केजरीवाल है, समझे नहीं? कहां था वो 5 साल? कहां थे ये लोग? समझे नहीं? जब नवजोत सिंह सिद्धू 1000 रुपए ट्रॉली के लिए लड़ रहा था रेत की, सत्ता छोड़ के,
माइनिंग पॉलिसी के लिए लड़ रहा था, जब वो शराब की पॉलिसी के लिए लड़ रहा था, कहां थे ये लोग? थूक के चाटा केजरीवाल ने। इसी तस्कर से माफी मांगी उस आदमी ने, तो उसके लिए ड्रग मुद्दा ही नहीं है। और ड्रग घर घर का मसला है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि बूटों पे सर लगा के माफी मांगी। आप देखिए, मैंने उसको रिलीज किया है। इसलिए ये इलेक्शन विश्वसनीयता का है साहब, भरोसे योग्यता का है। जब तक आप एक एजेंडे के साथ, एक रोड मैप के साथ, एक पॉलिसी ड्रिवन आपकी जो रोड मैप है उससे नहीं जाएंगे आप, रिसर्च ड्रिवन रोड मैप से, और ये बताएं कि लोगों को कीचड़ से निकालेगा कौन और कैसे। फिर सबसे बड़ी बात है, ये जो चेहरे की बात है, ये क्यों बड़ा मुद्दा बन गया कि लागू कौन करेगा भाई? अगर ये नीतियां हैं, अगर ये पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को लागू कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई माफिया का हिस्सा है, अगर कोई खुद चोर है, अगर कोई खुद डिस्टिलरियां लगाता है, अगर कोई खुद केबल का हिस्सेदार है, वो कैसे लागू करेगा इसको? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई साउथ अफ्रीका में, तो हांसी क्रोने ने एडमिशन दी कि हाँ जी ये मैच फिक्सिंग होती है, उसे बाहर निकाल दिया गया टीम से। 8 बंदे चेंज किए और एक 19 साल का लड़का स्मिथ कप्तान बनाया और 1 साल में वर्ल्ड चैंपियन हो गया। देखिए, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, और सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट सांप का विष ही है। ये कैंसर किसी सेरिडॉन की गोली से खत्म होने वाला नहीं है। यू विल हैव टू टेक टफ डिसीजंस, और वो डिसीजन लेने के लिए इंसान ईमानदार चाहिए ऊपर। फिश स्टार्ट टू रॉट एट द हेड। फिर सर ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन है? अगर आप अपने आप को नहीं कह सकते तो आपके हिसाब से मेरी एक बात सुनो। आप निकलो शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, आप निकलो चाय की दुकानों पे, और आप यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, यहाँ तो लोग आपको ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, पर ऐसे क्यों कहेंगे? इनके नुमाइंदे तो आप ही हैं। देखो मेरी एक बात, मुझे क्यों कहेंगे भाई? लोग मतलब 5 साल बाद धक्के देके निकालते हैं लोगों को। मैं 6 इलेक्शन जीता हूँ, ईमानदारी से सेवा। देखो ना, अगर आदमी को देखे, एक बार एमएलए बनता है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए साहब, पहली बार के बाद जीते नहीं, क्योंकि शक्ल नहीं दिखाई। ये बात समझो आप। कोई 6 इलेक्शन जब जीतता है, पहली बार उसका नाम जीता है। ये स्मृति ईरानी जी हैं, बहन जी पहले 2 इलेक्शन ठुकी ना 1.5 लाख पे। तो कितने हैं मुझे बताओ ना, कितने बंदे हैं इस दुनिया में जो सेलिब्रिटी बन के 6 इलेक्शन जीत जाते हैं? बताओ ना। पहली बार आपका नाम जीतेगा, चलो जी सेलिब्रिटी आया, दूसरी बार आपका काम जीतेगा, तीसरी बार आपका आचरण व्यवहार जीतेगा, चौथी बार आपकी ईमानदारी और आपका किरदार जीतेगा, और एक बार आपका किरदार जीत गया साहब, फिर आप जीतते रहेंगे, क्योंकि किरदार का मतलब है आप पे विश्वास है लोग। चलिए, तो परसों अब कांग्रेस जो है अनाउंस करने वाली है अपना सीएम कैंडिडेट। आपको बताया उन्होंने? सोर्सेज तो ऐसे बता ही रहे हैं। देखिए भैया, मेरी बात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए देखो मेरी बात सुनो दोस्त, मुझे तो बताया नहीं है। अगर आपको बताया तो यार आप मुझसे बड़े उस्ताद हैं गुरु। नहीं तो सर, इसमें भी खबर है कि आपको नहीं बताया है। मेरी एक बात समझिए, किसी में खबर नहीं है। हमने खुद राहुल जी को बोला है। अच्छा। सबने कि पिछली बार हमने आम आदमी पार्टी को इसी बात पे ठोका कि भाई तुम्हारे बारात तुम्हारे घर के बाहर तुतरू तुतरू कर रही है, बहू पीपल तले सो रही है। कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? घर के बाहर, ये मैं बोला करता था, घर के बाहर घोड़ी है, कहाँ है? लाड़ा किथे है? समझे? मैं कहना लाड़ा किथे है? तो आज वो अगर हमें पलट के कहते हैं लाड़ा किथे है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस बार पंजाब के लोग दूध का जला जो है ना, वो लस्सी को भी फूंके मार के पीता है। इस बार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने अगर ईमानदार बंदा, नैतिकता से भरा हुआ बंदा नहीं दिया तो विकल्प है उनके पास, और चाहे वो झूठा ही हो, चाहे वो अगला कहना यार इन्होंने भी देख लिया, उन्होंने देख लिया, उधर देखेंगे। समझा नहीं ये बात? और उसने मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं जो बात कह रहा हूं, देखो आप क्या चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या बनने वाला है। ये आप याद रखना, इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आप किसे चुनेंगे लागू करने के लिए? माफिया वाला बंदा इस एजेंडे को लागू नहीं कर सकता जो भाई बोल के गए हैं। जो सरकार आपके द्वार 170 सर्विसेज, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तहसील से चोरी खत्म करनी है, थानों से चोरी खत्म करनी है, समझे नहीं, और म्युनिसिपैलिटीज में आप सर्टिफिकेट लेने जाइए पैसे लेते हैं, वो सिस्टम रेजिस्ट करता है। उसको अगर खत्म करना है, लोगों की सरकार लोगों के द्वार तक ले जानी है, पंचायतों को ताकत देनी है,
म्युनिसिपैलिटीज को ताकत देनी है। ये सब चीजें अगर करनी है तो माफिया खत्म करना पड़ेगा, कॉरपोरेशंस बनानी पड़ेंगी, और जो खुद माफिया है उसका हिस्सा है वो प्रोटेक्टर इन चीफ जो है वो कैसे इस एजेंडे को लागू करेगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब क्लियर ये बोल दीजिए, आप बोल रहे हैं कि कोई ईमानदार नहीं बनाया आपने या किरदार वाला नहीं बनाया तो विकल्प है, तो ये ईमानदार कौन है, विकल्प कौन है, क्लियर बोल दीजिए सर। इसे तय करने वाला मैं कौन होता हूं, ये तो अहंकार होगा। इसे तय करने वाली पंजाब की जनता है, आवाज खलक, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चवन्नी रवादार नहीं है और 17 साल से उसका किरदार बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। पर जो भी अनाउंस होगा आप स्वीकार करेंगे उसका, आप ये कह रहे हैं जी, जो भी अनाउंस होगा उसको स्वीकार करेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मेरे स्वीकार करने की ना स्वीकार करने की तो बात ही नहीं है। नहीं बात तो है, क्यों नहीं है बात? यार सुने ना यार, मैं तो पहले ही कह दिया, सवाल यह है कि लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो आपका लीडर होगा वोट उसको पड़ेंगे। याद रखिएगा आप, तो क्या 60 एमएलए बना लेंगे? अगर एमएलए आपकी प्रॉब्लम सबकी जो टीआरपी वाले होते हैं ना, या जो नहीं हम तो टीआरपी वाले आप नहीं मैं कह रहा हूं ना, सुनो, सबकी प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर अंडा मुर्गी ढूंढते हैं। बगैर एमएलए कैसे बनेगा कोई मुख्यमंत्री भाई? हर बंदा चला, ओ तू मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ओ मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री बन ली 60 एमएलए चाहिए कि नहीं? एमएलए बनाना नहीं, मुख्यमंत्री बना देना। कित्थों बना देना भाई? ये लोगों का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। था बादल के बाप का, समझे नहीं? अब नहीं रहा। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर ईस्ट से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में प्रियंका गांधी का प्रचार अपने ढंग से नौजवानों और छात्रों से जुड़ा हुआ है। आज गाजियाबाद के इलाके में घूमते हुए उन्होंने एक युवक के साथ तस्वीर ट्वीट की। वो उसके ट्रैक्टर पर बैठी थी। प्रियंका ने कहा कि दरअसल यूपी की असली आवाज यही लोग हैं जो किसानों और नौजवानों की परेशानी बयान कर रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में प्रियंका गांधी ने किसानों, कारोबारियों और महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सबसे पहली बात तो मेरी है, मेरा नाम योगेश चौधरी, 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई, मैं किसान नहीं हूँ। दिल्ली में डीडीएमए की एक अहम बैठक हुई है जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या हैं ये फैसले? मुख्य तौर पर वो आपको बता देते हैं। 7 फरवरी से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक 7 फरवरी तक खुलेंगे। 7 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक 14 फरवरी से खुलेंगे। 100% क्षमता से सभी दफ्तर खुल जाएंगे। अब 11 बजे रात तक रेस्तरां खुले रह सकते हैं। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, बाजार भी खोले जाएंगे। दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुल रहा है और नाइट कर्फ्यू जो है वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ ऑफलाइन क्लास अब होंगी। तो आप बने रहे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।